नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 1.5-2 महीने से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। एक तो महाविद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश हो गए थे और दूसरा मैं अपने रूम पे नहीं थी, मैं बाहर चले गई थी, तो जिस कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाए। मैंने सोचा था कि वहाँ पर वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगी और अपलोड करूँगी, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि ना तो मैं वीडियो बना पाई और ना ही कोई वीडियो अपलोड हो पाई। अब जैसे ही स्थितियाँ सामान्य हो गई हैं, तो आप लोगों को इस चैनल पर निरंतर हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा को लेकर वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, वो है वाक्य रचना। तो वाक्य रचना जो है हमारे बीए के छात्रों के हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में भी है और एमए में भाषा विज्ञान में भी है, और इससे कई प्रश्न जो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि वाक्य क्या है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि भाषा हमारे भावों और विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करती है, लेकिन हमारी जो ये भाषा है, ये वाक्यों के माध्यम से हमारे भावों और विचारों को मूर्त रूप प्रदान करती है। ये अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करती है? वाक्य के माध्यम से अभिव्यक्ति को मूर्त रूप प्रदान करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भावों और विचारों को प्रकट करने वाले शब्द समूह वाक्य हैं। कुछ विद्वान जो है वो वाक्य को पदों का समूह मानते हैं, और कुछ विद्वानों का मानना है कि शब्द या पद ही वस्तुतः अर्थ का बोध कराते हैं और एक खास क्रम में वाक्य का स्वरूप ग्रहण करते हैं। और यदि हम वाक्य के विषय में भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो भाषा विज्ञान वाक्य को भाषा की पूर्ण इकाई मानता है, क्योंकि मनुष्य का सोचना, समझना, कुछ कहना वाक्यों के जरिए ही होता है, और इसीलिए भाषा विज्ञान में वाक्य को भाषा की पूर्ण इकाई माना जाता है। तो ये तो रही वाक्य आखिर क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि वाक्य की रचना कैसे होती है। वाक्य रचना क्या होती है? तो वाक्य रचना को जब हम पढ़ते हैं, तो वाक्य रचना के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं। एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उद्देश्य और विधेय क्या है। तो सर्वप्रथम उद्देश्य की बात करेंगे। वाक्य जिसके संबंध में बनाया गया है, वाक्य जिससे संबंधित है, वो हमारा क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। यानी कि उद्देश्य वह है जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थिति आदि की बात हो रही है। जिस व्यक्ति की, जिस वस्तु की, जिस स्थिति की बात हो रही है, वो तो हमारा क्या है? वाक्य का उद्देश्य भाग है। हम उदाहरण से इसको और अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। और जो हमारा विधेय होता है, वाक्य का दूसरा अंग, तो ये जो होता है, ये उद्देश्य के बारे में बताता है कि उद्देश्य के बारे में जो हमें बताता है, या उद्देश्य की जो जानकारी हमें देता है, वो हमारा विधेय कहलाता है। इस प्रकार हम वाक्य की रचना को 2 अंगों में विभाजित कर देते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब देखिए, एक बहुत सरल सा एक उदाहरण आपको दूंगी। जैसे निर्धन बालिका भूख से व्याकुल है, या कह सकते हैं कि गरीब बालिका को भूख लगी है, जो भी आप कहो। तो इसमें उद्देश्य जो है वो निर्धन बालिका है। निर्धन बालिका क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? निर्धन बालिका के बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है कि वो क्या है? भूख से व्याकुल है। तो निर्धन बालिका तो हमारा उद्देश्य हो गया, और भूख से व्याकुल है, ये हमारा विधेय है, क्योंकि हमें ये क्या बता रहा है? उद्देश्य के बारे में बता रहा है कि निर्धन बालिका क्या है? भूख से व्याकुल है। ऐसे ही और सरल तरीके से आप समझ सकते हो। हम कल कॉलेज जाएंगे, आप सभी कॉलेज के विद्यार्थी हो, तो आप कहते हैं कि हम सब कॉलेज जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो उद्देश्य है। बात के विषय में हो रही है? हम के विषय में हो रही है। और हमें विधेय क्या बता रहा है कि उद्देश्य क्या करने जा रहा है? कल कॉलेज जा रहा है, कल कॉलेज जाएंगे।
इसी तरह मुझे बहुत प्यास लगी है, तो मुझे बात किसकी हो रही है? मेरी हो रही है, मुझे हो रही है। और मुझे क्या और विधेय क्या बता रहा है कि मुझे क्या लगी है? प्यास लगी है, तो उद्देश्य के बारे में बता रहा है। तो इस तरीके से हम एक वाक्य को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, एक को उद्देश्य नाम देते हैं और एक को विधेय देते हैं। तो इस प्रकार उद्देश्य और विधेय दोनों मिलकर के वाक्य की रचना करते हैं। ये तो रही वाक्य रचना को लेकर के बात। अब हम आगे जो है वाक्य के भेद की बात करेंगे कि वाक्यों को कितने भेदों में विभाजित किया जाता है। अगर हम विस्तार पूर्वक वाक्य के भेदों की बात करते हैं तो जो हमारे भाषा वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने रचना, अर्थ, भाषा, क्रियार्थ, शैली आदि के आधार पर वाक्यों को कई भागों में विभाजित किया है। किंतु हम यहाँ पर जो है जब मुख्य रूप से वाक्य के दो भेद जो है सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक प्रचलित है, तो उनके बारे में ही हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एक तो हमारा क्या है, वाक्य क्या है रचना के आधार पर, और दूसरा हमारा भेद क्या है अर्थ के आधार पर। हम यहाँ पे दो आधारों पर देखेंगे वाक्य को, एक तो रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर जब हम वाक्यों के प्रकार बताते हैं तो वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सबसे पहले बात करेंगे सरल वाक्य की। तो जैसे कि नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सरल वाक्य, तो ये वाक्य क्या होता है, छोटे छोटे और सरल होते हैं। इनमें मुख्य क्रिया और विधेय होता है। आप इतना याद रखिएगा कि सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है और विधेय होता है जो कि उद्देश्य के बारे में बताता है। जैसे कुछ उदाहरण आपको दे के समझाती हूँ। हमने ताजमहल देखा, या कुछ भी आप देख सकते हो, हमने बाजार देखा, हमने मार्केट देखा। तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्रिया क्या है, देखना। और क्या देखा हमने? ताजमहल। ठीक है, यहाँ पर उद्देश्य क्या देख रहा है? ताजमहल देख रहा है। विधेय बता रहा है कि उद्देश्य ताजमहल देख रहा है, तो क्रिया हो रही है। ऐसे ही माँ खाना बना रही है। माँ क्या कर रही है? बनाने की क्रिया कर रही है, खाना बनाने की क्रिया कर रही है, एक मुख्य क्रिया है। और ऐसे ही वह पढ़ रहा है, तो पढ़ने की क्रिया यहाँ पर हो रही है। तो ये ऐसे वाक्य जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है उनको हम सरल वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ। तो ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं जो दो या दो से अधिक सरल वाक्य या फिर उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से आपस में जुड़े हुए हों, आपस में संयुक्त वाक्य हो। ठीक है, समझ रहे हो कि दो सरल वाक्य भी आप कह सकते हो या फिर आप उपवाक्य नाम भी कह सकते हो। तो लेकिन ये जो दो वाक्य है ये दोनों ही जो है समुच्चय बोधक अवयवों से आपस में जुड़े होने चाहिए। अब समुच्चय बोधक अवयव क्या है? समुच्चय बोधक अवयव जैसे और, परंतु, तथा, तो ये जो एक दूसरे को जोड़ते हैं ऐसे शब्द हमारे समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो एक और बात इसमें आपको ध्यान में रखनी है कि जो संयुक्त वाक्य हमारे होते हैं उसका जो प्रत्येक उपवाक्य होता है वो स्वतंत्र होता है और उसका अर्थ जो है स्पष्ट होता है। मतलब अगर आप उसको अलग अलग भी अगर आप उसे लिखोगे या अलग अलग भी कहीं प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर भी उसका अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जैसे सज्जन सबका भला चाहते हैं परंतु दुर्जन दूसरों को सदा दुख देते हैं, ये एक वाक्य है। तो यहाँ पर जो है सज्जन सबका भला चाहते हैं एक वाक्य है और दूसरा दुर्जन दूसरों को सदा दुख देते हैं दूसरा वाक्य है। इन दोनों को जोड़ रहा है समुच्चय बोधक अवयव परंतु। ठीक है, तो इन दोनों का जो है अगर हम इन्हें अलग अलग भी कर देते हैं तो इनका अर्थ जो है वो स्वतंत्र है, अर्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है संयुक्त वाक्य में।
ऐसे ही दूसरा एक उदाहरण आप देख सकते हो, वह सुबह गया और शाम को वापस आ गया। तो वह सुबह गया, इसका एक अलग स्वतंत्र अर्थ है, और शाम को लौट आया, इसका एक अलग अर्थ है। तो यहाँ पर और जो है वो समुच्चय बोधक अवयव है। तो ये तो हमारा है संयुक्त वाक्य। अब है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य जो है ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। तो मिश्र वाक्य में हमेशा क्या होता है कि जो प्रधान उपवाक्य होता है उसी के साथ जो है जो दूसरा या तीसरा जो भी वाक्यांश होता है वो उससे जुड़ा हुआ होता है, उससे मिला हुआ होता है, उसी से उसका अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे अध्यापिका ने पूछा कि कविता कौन सुनाएगा। ठीक है, की से दोनों जुड़ रहे हैं। अध्यापिका ने पूछा तो इससे पता नहीं चल रहा है ये प्रधान वाक्य क्या, अध्यापिका ने पूछा, और इसको पूरा कर रहा है कि कविता कौन सुनाएगा, तो ये मिश्रित वाक्य है। ऐसे ही यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो यहाँ पे यदि परिश्रम करोगे तो प्रधान उपवाक्य है, और इसके आधार पर इसका आश्रित उपवाक्य जो है उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा मिश्रित उपवाक्य है। अब जो वाक्य का दूसरा भेद है वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के बहुत सारे भेद किए गए हैं, हालांकि संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम अर्थ के आधार पर भी इसी में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए अच्छा ये है कि अर्थ के आधार पर बात जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी जो है हमने वाक्य क्या है, वाक्य रचना और वाक्य के भेद को लेकर के जो चर्चा की है, आप लोग उससे समझ गए होंगे। फिर भी यदि कोई दुविधा या कोई शंका आप लोगों को हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई इस संबंध में कोई और भी प्रश्न आपके हों तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।